अधिराज हैरानी भरा चेहरा लेकर हॉल में आया। अदिति, वरिष्ठ और वशिष्ठ भी बाहर आ गए। अधिराज ने कहा, तुम लोगों ने भी कोई चीख सुनी? उन तीनों ने सिर हिला दिया। अदिति ने कहा, बाहर से आवाज आ रही है। वशिष्ठ ने कहा, आर्या ने गुस्से में आकर गर्दन तो नहीं मरोड़ दी कहीं पूजा की? वरिष्ठ दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, कुछ भी बोलता है तू बेवकूफ। वो लोग बाहर पहुंच गए। बाहर कोई भी नहीं था। तभी अचानक अदिति ने एक तरफ इशारा किया। और कहा, उस तरफ। तभी अचानक अदिति ने एक तरफ इशारा किया और कहा, उस तरफ। वो सब उस तरफ देखने लगे। वहां का नजारा देखकर वो सब चौंक उठे और उसी तरफ भागे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो थंडर शर्मिंदा होकर एक तरफ खड़ा था। उस बेचारे की गर्दन झुकी हुई थी। पूजा और अभव सिम्हा एक तरफ खड़े थे। आर्या अपने दाएं हाथ की कलाई लेकर नीचे गिरी हुई थी और एकांत उसके पास उसे पकड़कर बैठा हुआ था। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने एक साथ कहा, आर्या। आर्या ने उस तरफ देखा। वो दोनों तुरंत वहां आए और आर्या के पास बैठ गए। वरिष्ठ ने कहा, क्या हुआ तुझे? तू हाथ पकड़कर क्यों बैठी है? ठीक तो है ना तू? वशिष्ठ ने थंडर की तरफ देखा और फिर कहा, थंडर ने तो कहीं तुझे? अधिराज पास आते हुए कहने लगा, थंडर सबको गिरा सकता है पर आर्या को नहीं। और वो चीख आर्या की नहीं थी। क्या हुआ था आर्या? आर्या ने एक गहरी सांस ली। एकांत ने कहा, वो दरअसल हुआ ये कि इतना कहकर वो याद करने लगा कि क्या हुआ था। पूजा जैसे ही थंडर की तरफ बढ़ी, थंडर चिढ़ गया। आर्या चिल्लाई, पूजा नो। पर पूजा ने सुना नहीं। थंडर अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। पूजा जोर से चिल्ला दी। इससे पहले कि थंडर कुछ करता, आर्या ने एकदम से पूजा को धक्का दे दिया। पर इस चक्कर में वो खुद थंडर के सामने आ गई। थंडर ने आर्या को देखा। वो रुक तो गया पर जरा सा धक्का आर्या के हाथ पे लग गया और वो गिर गई। उसका हाथ नीचे गिरते ही मुड़ गया। एकांत ने सारी कहानी सुनाकर कहा, आई एम सॉरी, मेरी बहन की बेवकूफी की वजह से। पूजा ने एकांत की तरफ देखकर कहा, भाई। भाई। एकांत ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, सही कह रहा हूं मैं। तुम्हें थंडर के पास जाने के लिए किसने कहा था? आर्या के सिवा वो किसी को भी नहीं झेलता और अजनबियों को तो बिल्कुल भी नहीं। हमने रोका था तुम्हें। तुम्हारे चक्कर में देखो क्या हो गया। आर्या ने कहा, एकांत, इट्स ओके, आई एम रियली फाइन। अब सिम्हा चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था। एकांत ने आर्या को उठाया। उसकी कलाई सूज चुकी थी। अधिराज ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। इतना कहकर वो दूसरी तरफ चला गया। आर्या ने थंडर की तरफ देखा। थंडर की आंखों में आंसू थे। आर्या मुस्कुरा दी। वो थंडर के पास गई और उसने उसकी गर्दन पर हाथ फिराया और फिर कहा, थंडर, मैं ठीक हूं, पर ऐसे किसी को नहीं मारते, गंदी बात। थंडर ने सिर हिला दिया। आर्या ने साइस को थंडर को ले जाने के लिए कहा। साइस उसे ले गया। आर्या मुड़ी ही थी कि मिट्टी गीली होने की वजह से एकदम से फिसल गई। सब एक साथ चिल्ला दिए, आर्या। अब सिम्हा ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो अब सिम्हा ने नाराजगी के साथ कहा, बाकियों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखा करो। हाथ के साथ साथ पैर तोड़ने की भी विश है क्या? आर्या ने हल्का सा खकारा और उससे अलग हो गई। पूजा उनकी तरफ थोड़े गुस्से से देख रही थी। अधिराज ने कहा, अंदर चलें, डॉक्टर को बुला लिया है मैंने। सबने सिर हिला दिया और फिर अंदर की तरफ बढ़ गए। सरकार थका हुआ सा अपने घर पहुंच गया। वो हॉल में पहुंचा तो लाइट ऑफ थी। उसने कहा, कितनी बार इन बेवकूफों को समझाया है कि लाइट्स ऑफ ना किया करो हॉल की। इन लोगों को समझ नहीं आता। इतना कहकर उसने लाइट ऑन कर दी। जैसे ही वो लाइट ऑन करके मुड़ा, एकदम से चौंक उठा। सामने वजीर हाथ में गन घुमाता हुआ उसे घूर रहा था। उसे देखकर सरकार झटके से एक कदम पीछे हट गया और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसने फिर दोबारा वजीर की तरफ देखा और फिर वो गहरी सांस लेने लगा। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आदतें अभी भी वैसी ही है सरकार, जैसे 22 साल पहले थी। तुम पहले भी डरपोक थे और अब भी डरपोक हो। सरकार ने अटकते हुए कहा, तो तुम यहां पर क्या कर रहे हो? वजीर ने कहा, वही जो तुम सोच रहे हो। सरकार उसके सामने बैठ गया। उसने वजीर की तरफ देखा और फिर कहा, तुम यहां क्या करने आए हो वजीर?
22 साल बाद जहां थे वहीं रहते। वजीर आगे को झुका और उसने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखकर कहा, मुझे पता चला कि राणा साहब कोमा में है। अनिकेत को तुमने अपनी तरफ मिला लिया है, तो फिर उस फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मुझे खतरा हो और जिससे मुझे छिपने की जरूरत पड़े। सरकार ने कहा, तुम राणा से छुपकर भागे थे? वजीर ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से छुपकर भागा था? हाँ, अगर उस वक्त मैं राणा के पास चला जाता तो तुम में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती मुझे हाथ लगाने की, पर राणा की मदद लेने से अच्छा मैं मर जाना बेहतर समझता था। सरकार ने कहा, उसकी बेटी ने तुम्हें गायब कर दिया था? वजीर ने कहा, वहीं से भाग कर आ रहा हूं, वो लड़की बिल्कुल अपनी मां पर गई है। सरकार ने कहा, तुम भागकर मेरे पास क्यों आए हो? वजीर ने कहा, हमारा मकसद एक है। मैं पहले भी कपूर की कंपनी में आर्या को मारने गया था, पर मुझ पर तुम बेवकूफ लोगों ने हमला करवा दिया। मैं यहां आर्या से अपने 22 साल का बदला लेने आया हूं, जो उसके बाप की वजह से मुझे 22 साल छुपकर बिताना पड़े। मैं ले भी लेता, पर तुम लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। सरकार ने कहा, हमें लगा था कि तुम हमारे खिलाफ आए हो। वजीर ने मुंह बनाया और फिर कहा, तुम खुद को इतना खास मत समझो। इतना कहकर उसने गौर से सरकार की तरफ देखा और फिर कहा, मैं जानता हूं कि बॉस कौन है। आर्या को भी पता है कि तुम किसी बॉस के लिए काम करते हो। सरकार चौंक उठा। उसने कहा, आर्या को पता है? वजीर ने कहा, हाँ, पर वो गलत इंसान को बॉस समझती है, और तुम फिक्र मत करो, उसको झूठी कहानी सुनाकर मैंने उसे पक्का यकीन दिलवा दिया है कि वो सही है। सरकार ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। वजीर ने कहा, यह बात याद रखना सरकार, अगर 22 साल पहले की तरह मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सरकार ने कहा, ठीक है, मैं बॉस से तुम्हारे बारे में बात करूंगा, और तुम अनिकेत की नजरों से बचकर रहोगे, समझे? वजीर ने टेढ़ी मुस्कान दी। सरकार ने फोन उठाया और बॉस को मिला दिया। डॉक्टर ने आर्या के हाथ में ब्लू कलर की गर्म पट्टी का प्लास्टर बांधकर कहा, 2 हफ्तों के बाद ही इस हाथ को यूज कर सकती हो तुम। आर्या ने डॉक्टर की तरफ देखा और फिर कहा, जल्दी नहीं हो सकता? डॉक्टर ने कहा, नहीं, कलाई पूरी मुड़ गई है। अगर फिर भी तुम चाहती हो कि तुम्हारी कलाई कभी ठीक नहीं हो तो जो मर्जी करो। आर्या ने डॉक्टर की तरफ देखा और डॉक्टर ने कहा, ऐसे मत देखो, जब तुमने चलाना भी नहीं सीखा था तब से लेकर आज तक तुम्हारा इलाज मैं ही करता आया हूं। ये गुस्से वाला चेहरा किसी और को दिखाना, मैं नहीं डरता तुमसे। वरिष्ठ ने कहा, डोंट वरी अंकल, आर्या ख्याल रखेगी, और फिर हम सब तो हैं ही। डॉक्टर ने कहा, मैं चलता हूं, अपनी दवाइयां टाइम पर ले लेना और ज्यादा उछल कूद मत करना, समझ में आई बात? आर्या ने सिर हिला दिया। वशिष्ठ ने कहा, अंकल मैं आपको छोड़ देता हूं बाहर तक। डॉक्टर ने सिर हिलाया। वशिष्ठ डॉक्टर को लेकर बाहर चला गया। एकांत ने कहा, आई एम सो सॉरी आर्या, मुझे हॉर्स राइडिंग की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। पूजा ने उसे घूरा और फिर कहा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सब आपकी गलती है। उसे अपनी वजह से चोट लगी है। सबने उसकी तरफ देखा। अब सिमा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा, लेट्स टॉक आउटसाइड, और इतना कहकर उसे बाहर ले गया। अधिराज ने कहा, हमें भी चलना चाहिए एकांत, आर्य को रेस्ट की जरूरत है। एकांत ने सर हिलाया और कहा, हम कल आएंगे तुमसे मिलने। आर्य ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अब सिमा पूजा को बाहर लेकर आया। उसने पूजा का हाथ बाहर आकर झटके से छोड़ दिया। पूजा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, अभव सिमा ने कहा, अभव सिम्हा, मेरा नाम अभव सिम्हा है, और दूसरी बात पूजा, दोबारा अगर मुझसे मिलना हो तो यहां मत आना। पूजा ने कहा, क्या मतलब? अभव सिम्हा ने कहा, मतलब वही है जो तुम समझ रही हो। जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई उसी लड़की को थैंक यू करना तो दूर, तुम इस सब में भी उसकी गलती ढूंढ रही हो, जबकि गलती तुम्हारी थी। पूजा ने कहा, अभव सिम्हा ने कहा, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों के सिर ब्लेम डाल देते हैं। सो प्लीज मुझे ऐसे रीजन मत देना जिससे तुम्हें नापसंद करने पर मजबूर हो जाऊं। अब तुम जा सकती हो, बाय। इतना कहकर अभव सिम्हा तेजी से अंदर की तरफ चला गया। उसे रास्ते में एकांत और अधिराज मिले, पर वो बिना उन पर ध्यान दिए चला गया।
एकांत और अधिराज पूजा के पास आए। उन लोगों ने पूजा की तरफ देखा। पूजा ने उन लोगों को घूरा और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। एकांत ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, हाश, आई विश के हम सब अपने सिबलिंग्स खुद चूज कर सकते। अधिराज उसकी तरफ देखकर हंस दिया और कहने लगा, चल अब। एकांत ने सर हिलाया और फिर वो दोनों भी अपनी कार की तरफ बढ़ गए। अब सीमा अंदर गया तो वरिष्ठ और वशिष्ठ आर्या के पास बैठे हुए थे। अब सीमा उनके पास पहुंच गया। वशिष्ठ ने कहा, सुना तूने, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें बताना। अब सीमा ने एकदम से कहा, तुम मुझे बता सकती हो। सबने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, आई एम योर सिक्योरिटी ऑफिसर आफ्टर ऑल। आर्या ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, गाइस स्टॉप एक्टिंग लाइक दैट। कलाई हल्की सी मुड़ गई है, दैट्स इट। कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। वरिष्ठ ने कहा, फिर भी यू हैव टू बी केयरफुल। आर्या ने कहा, फिलहाल मैं कमरे में जा रही हूं, डिनर करने का मन नहीं है। इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई तो अब सिम्हा एकदम से उसके पास आ गया। आर्या ने कहा, क्या क्या? अब सिम्हा ने कहा, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूं। आर्या ने कहा, हाथ में लगी है, पैर में नहीं, हटो यार। इतना कहकर वो चली गई। वशिष्ठ ने कहा, जाने दो उसे, वो नहीं सुनती किसी की। वरिष्ठ ने कहा, हम अच्छा खासा खाना बना रहे थे। अदिति भी चली गई ऑफिस के काम से वापस, और अधिराज भी। खाना कौन बनाएगा जो इतना सब प्रिपेयर कर दिया है मटेरियल। वशिष्ठ ने कहा, मुझे चिकन बनाना नहीं आता है, सच में। अब सीमा ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे आता है, आई एम अ गुड कुक। दोनों भाई उसकी तरफ एकदम पलट गए। आर्या अपने कमरे में पहुंच गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर वो अपने बेड पर बैठ गई और उसने एक फोन मिलाया। उधर से फोन जैसे ही उठा, आर्या ने कहा, काम हुआ? सामने से मलिक की आवाज आई, जैसा तुमने प्लान किया था सब वैसा ही गया। वजीर को भागते देख सबको यही लगा कि वो खुद भागा है। किसी को शक तक नहीं हुआ कि हमने उसे खुद भागने दिया। आर्या ने कहा, वो स्पाई जो हमारी टीम में था, उसका पता चला? मलिक ने कहा, हाँ, वो जासूस अधिराज का था। साथ ही सरकार ने भी शायद हमारे एक दो आदमियों को खरीद रखा है। आर्या ने कहा, वजीर कहां पर है? मलिक ने कहा, जैसा कि तुमने सोचा था, वो सीधा सरकार के पास ही गया है। आर्या ने कहा, मतलब सब अभी प्लान के मुताबिक चल रहा है। तुमने अनिकेत दादा को खबर भिजवाई? मलिक ने कहा, हाँ, वो नजर बनाकर रखेंगे वजीर पर। आर्या ने कहा, ठीक है, फिलहाल सब स्टेबल है। मलिक ने कहा, आर्या, ये सब करना जरूरी है? आर्या ने कहा, बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता कि कौन हमारे साथ है और कौन खिलाफ। और आज उस पुरानी बिल्डिंग में उस आदमी को देखकर साबित हो गया कि आपका सबसे वफादार भी आपका दुश्मन हो सकता है। उसे लगता है कि मैंने उसे नहीं पहचाना, पर मैं उसे पहचान चुकी हूं, इसीलिए यह सब करना बहुत जरूरी है। मलिक ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं आर्या बेटे, हमेशा। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, जानती हूं चाचू, इसीलिए तो। पर पता नहीं कब सब ठीक होगा, कब मुझे नींद आएगी। खैर, मैं फोन रखती हूं, आपसे बाद में बात करूंगी। मलिक ने ठीक है बोल दिया। आर्या ने फोन काट दिया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक रिमोट लिया। उसने बटन दबाया और पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। उसने दूसरा बटन दबाया और वहां एक गाना शुरू हो गया। आर्या लेट गई और उसने आंखें बंद कर ली। म्यूजिक सिस्टम पर गाना चला हुआ था।